हेलो दोस्तों, आज आप सबके लिए एक नया वीडियो होगा। और नया वीडियो इस तरीके से होगा कि भारत का जो ध्वज है उसके इतिहास की बात करेंगे। भारत के ध्वज का इतिहास कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से इसका समापन होता है। समापन तो हुआ नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करेंगे। तो किसकी बात करेंगे हम? हिस्ट्री ऑफ फ्लैग। हिस्ट्री ऑफ फ्लैग, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि भारत के झंडे का इतिहास। भारत के झंडे का इतिहास। भारत के झंडे का इतिहास। तो जब हम बात करते हैं भारत के झंडे के इतिहास की, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत देश जब आज़ाद हुआ एकाएक झंडे की आवश्यकता हो गई भारत को, तो ऐसा नहीं है। तो इसके इतिहास में हम जब जाते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 1904 ईस्वी से। 1904 ईस्वी में एक शिष्य होती है। ऐसा माना जाता है इतिहास में कि स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या होती है जिसका नाम होता है भगिनी निवेदिता। मैंने आपको पहले बताया कि झंडे का इतिहास इतना आसान नहीं है कि 1947 ईस्वी से ही जैसे ही भारत आज़ाद हुआ वैसे ही इसे अपना लिया गया एकाएक। लेकिन किंतु जब हमने बात किया कि इसके इतिहास की जब बात किया तो इसका इतिहास स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ होता है। और स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या होती है। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या होती है। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या होती है। क्या होती है? शिष्या। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या होती है जिसका नाम होता है भगिनी। जिसका नाम होता है भगिनी निवेदिता। क्या नाम होता है? भगिनी निवेदिता। ये कहानी कहाँ चल रही है? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदिता ने झंडे का रूपरेखा तैयार किया। ये कहानी चल रही है 1904 ईस्वी की भारत के इतिहास में। और इससे 1906 ईस्वी में अगस्त का महीना होता है। 1906 ईस्वी में अगस्त का महीना होता है। तो यहाँ पर भारत में 1906 ईस्वी में भारत में पहली बार अनौपचारिक रूप से, कैसे अनौपचारिक रूप से इसका ध्वजारोहण किया जाता है। और ये जो भारत में 1904 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने भारत के झंडे का जब निर्माण किया, तब ये भारत का झंडा नहीं था, बल्कि ये एक राज्य का झंडा था जो कि अनौपचारिक रूप से फहराया गया। और ये राज्य का झंडा कलकत्ता का था। कहाँ का था? कलकत्ता का था। इसीलिए इस झंडे को कलकत्ता का झंडा या कि इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, कमल ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। कमल ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार फिर से हम इतिहास में ले चले आपको कि भारत के झंडे का इतिहास 1947 से बहुत पुराना है। जब 1904 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या होती है भगिनी निवेदिता ने सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में अगस्त में अनौपचारिक रूप से झंडे को फहराया, जिसे सर्वप्रथम कलकत्ता ध्वज कहा जाता है या कि कमल ध्वज कहा जाता है। तो एक बार फिर से आपको हम इतिहास में लेके जाते हैं कि जब 1906 ईस्वी में अगस्त में भगिनी निवेदिता के द्वारा भारत के ध्वज को
फहराया जाता है, तो ये कहाँ पे फहराया जाता है? ये फहराया जाता है भगिनी निवेदिता के द्वारा, भगिनी निवेदिता के द्वारा अगस्त 1906 में, अगस्त 1906 ईस्वी की कहानी चलती है। ये दो तरीके का होता है, कलकत्ता ध्वज के नाम से जाना जाता है, इसे कलकत्ता ध्वज या कि कमल ध्वज के नाम से जाना जाता है, कमल ध्वज के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद की जब बात आती है, इसके बाद वर्तमान में पिंगली वकैया का नाम आता है, पिंगली वकैया, पिंगली वकैया का नाम आता है। पिंगली वकैया ने 1921 ईस्वी में, पिंगली वकैया ने 1921 ईस्वी में गांधी जी के समक्ष, किसके समक्ष? गांधी जी के समक्ष क्या करते हैं? भारत के झंडे को, यानी कि भारत के ध्वज को उनके समक्ष रखते हैं। किसके समक्ष? गांधी जी के समक्ष रखते हैं। और ये जो पिंगली वकैया होते हैं, अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, ये गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये कहानी 1921 ईस्वी की बात है, जब सबसे पहले पिंगली वकैया ने गांधी जी के समक्ष जो है राष्ट्रीय ध्वज को रखा। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो 1931 ईस्वी की बात आती है। 1931 ईस्वी में जब कराची का अधिवेशन होता है, जब कराची का अधिवेशन होता है, कब होता है? 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन होता है, कराची का अधिवेशन। तब इस ध्वज को अपना लिया जाता है, अपना लिया जाता है, यानी कि सबसे पहले बात किया भाई निवेदिता ने अगस्त में 1906 ईस्वी में भारत के ध्वज को बनाया। भारत के ध्वज इन द सेंस, भारत तो उस समय था नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो प्रांत थे, छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे भारत में, तो वहाँ पर कलकत्ता और कमल ध्वज के नाम से जाना गया जब फहराया गया। उसके बाद पिंगली वकैया आते हैं 1921 ईस्वी में, जो कि गांधी जी से प्रेरित होते हैं। गांधी जी से प्रेरित होने के कारण वे गांधी जी के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज को रखते हैं। और इसके बाद 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन होता है, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया जाता है। अब एक और चीज़, जो ये राष्ट्रीय ध्वज था, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था, इसके इतिहास पे एक बार और जाना चाहें अगर हम, तो जब 1921 ईस्वी में, जब 1921 ईस्वी में पिंगली वकैया ने जब राष्ट्रीय ध्वज को गांधी जी के समक्ष रखा, गांधी जी के समक्ष रखा, तो उस वक्त भारत का ध्वज किस प्रकार से था? मान लीजिए भारत का ध्वज है, ये भारत का ध्वज मान लीजिए, तो इसमें चरखे का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? चरखे का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? चरखे का प्रयोग किया जाता है। ये 1921 की बात है, 1921 की बात है, जब गांधी जी से प्रेरित होकर के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय भारत में भी चरखे का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जब 1931 ईस्वी की बात आती है, जब 1931 ईस्वी की बात आती है, कराची का अधिवेशन होता है। कराची के अधिवेशन में इस ध्वज में